अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए गुलवर्ग व वाग्ये ने एक नियम दिया। तो गुलवर्ग और वाग्ये का नियम क्या था? गुलवर्ग व वाग्ये, गुलवर्ग और वाग्ये ने बताया कि जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए, बी और सी क्रिया कर कर प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। ए, बी, सी ने क्रिया की, प्रोडक्ट बन गई। ए के मान लो Na मोल हैं, N1 मोल हैं, बी के N2 मोल हैं, सी के N3 मोल हैं। तो गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा कि रेट होगी वो समानुपाती होगी क्रिया कारकों की सांद्रता की। ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता। और जो मोलों की संख्या है वो कहाँ चली जाती है? इसकी पावर में आती है। तो N1, N2 व N3। तो गुलवर्ग व वाग्ये के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लो कि अभिक्रिया में ए, बी और सी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रेट है वो ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट इजिकल टू के ए की पावर N1, बी की पावर N2, सी की पावर N3। तो के क्या चीज़ है? यहाँ पर के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, यानी कि इसे कहा जाता है वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट। रेट यानी कि अभिक्रिया का वेग। ए, बी और सी क्या है? इस ब्रैकेट का अर्थ है ए की सांद्रता, बी का ब्रैकेट है इसका मतलब है कि बी की सांद्रता, और सी का ब्रैकेट है इसका मतलब है सी की सांद्रता। पावर है वो इनके मोलों की संख्या को दर्शाने का तरीका होता है। तो गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर पार्टिसिपेट ए, बी, सी ले रही हैं, तो ए, बी, सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती हो गया। यदि मोलों की संख्या एक से ज्यादा हो तो वो पावर में लिखी जाती है। समानुपाती का निशान हटा दिया, एक नियतांक लगा दिया और के को कह दिया वेग नियतांक। तो इस प्रकार से रेट बताने का तरीका होता है। इसके अलावा कोई भी अभिक्रिया है उसको देख रेट बताने का एक तरीका और होता है कि अभिक्रिया का वेग कैसे बताया जा सकता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई अभिक्रिया ऐसे है कि 2A व 3B ने क्रिया की और बन गए, मान लो 4C बन गई और साथ में D बन गया। तो इधर वाले तो आप जानते हो, ये इधर रिएक्टेंट होते हैं, इधर प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ पर इनकी सांद्रता कम होगी समय के साथ साथ और इनकी सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर रेट क्या होगी? तो ए के टर्म में अभिक्रिया के रेट लिखना हो तो क्या होगा? ए की सांद्रता में कमी, तो ए की सांद्रता माइनस है, इसका मतलब ए की सांद्रता कम हो रही है, और कमी में लगा समय तो माइनस dA/dt। जो आगे मोलों की संख्या होती है वो बटे में चली जाती है 1/2। यदि रिएक्टेंट है तो माइनस का निशान लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यदि बी के टर्म में रेट लिखना हो तो बी के टर्म में रेट कैसे लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू -1/3 dB/dt। सी के टर्म में रेट लिखना हो
तो रेट कैसे लिख सकते हैं अपने, रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है वो समय के साथ साथ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसके आगे क्या आएगा, प्लस का निशान, तो 1/4 dc/dt। डी के टर्म में लिखना हो रेट को, तो डी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं रेट, तो रेट इज इक्वल टू +1 बाई, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो 1/1 लिखो चाहे न लिखो एक ही बात है ये, तो dd/dt। तो इस प्रकार से रेट लिखने का तरीका होता है। ये सभी रेट के बराबर है, तो इसको बराबर का निशान लगाकर भी लिख सकते हैं अपने, कैसे कि रेट इज इक्वल टू, जैसे इस समीकरण को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 2a + 3b इज इक्वल टू 4c + d है। तो इसके लिए रेट है वो a के टर्म में तो क्या होगी 1/2 dA/dt, b के टर्म में क्या होगी -1/3 dB/dt, c के टर्म में क्या होगी +1/4 dC/dt, d के टर्म में क्या होगी dd/dt। 1/1 लिखेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इस प्रकार से भी रेट बताने का तरीका होता है। तो रेट बताने के तरीके 3 हो गए। एक रेट बताई कि ग्राफ की सहायता से कि क्रिया कारकों की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है, यानी कि सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए, तो ग्राफ खींचकर किसी क्षण वेग देखना हो तो उसकी वहाँ पर क्या एक स्पर्श रेखा खींचकर उसकी ढाल निकालनी, तो वो अभिक्रिया के वेग को बताएगी। और औसत वेग निकालना हो तो मान सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, तो परिवर्तन में लगा समय निकाला जा सकता है और सांद्रता में परिवर्तन निकालकर अपने बता सकते हैं। इसके लिए अपने कल पढ़ा था कि ग्राफ की सहायता से अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आज अपने पढ़ा कि गुलवर्ग व वाग्ये के अनुसार अभिक्रिया का वेग कैसे बता सकते हैं, और अभिक्रिया को देखकर अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के आधार पर अभिक्रिया का वेग कैसे बताया जा सकता है। तो वेग समीकरण 2 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है सिद्धांतिक वेग समीकरण, एक होती है प्रायोगिक वेग समीकरण। सिद्धांतिक वेग समीकरण क्या होती है, यदि अपने गुलवर्ग व वाग्ये के नियम के अनुसार सीधा ही लिख दिया जाए, जैसे मान लो ए ने क्रिया की बी के साथ और क्रिया की सी के साथ, ए बी और सी क्रिया कर रही हैं, ए के मान लो N1 मोल हैं, बी के N2 मोल हैं, सी के N3 मोल हैं, और ये क्रिया कर कर बना रही हैं प्रोडक्ट। तो इस समीकरण को देखकर ही यदि अभिक्रिया का वेग लिख दिया जाए, यानी कि रेट इज इक्वल टू, गुलवर्ग और वाग्ये ने क्या कहा था, रेट है वो ए बी और सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यदि इसके मोलों की संख्या दे रखी हो तो मोलों की संख्या किस में चली जाती है, पावर में, N1 मोल, N2 मोल और N3 मोल। समानुपाती का निशान हटा दिया जाए तो एक नियतांक लगा दिया जाता है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर N1 बी की पावर N2 सी की पावर N3। तो ये तो एक सिद्धांतिक वेग समीकरण है। इसके अलावा मान लो कि यही अभिक्रिया है, मान लो कि N1 ए क्रिया कर रही हैं, N2 बी क्रिया कर रही हैं और N3 सी क्रिया कर कर क्या बना रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं। तो रेट है वो ए बी और सी, गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार ए बी और सी की सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। पर प्रैक्टिकल रूप से देखा जा रहा है, यहाँ पर प्रायोगिक रूप से देखा जा रहा है, प्रैक्टिकल कर कर देखा जा रहा है। ये सिद्धांतिक है, सिद्धांतिक का मतलब थ्योरेटिकल है, और ये
प्रैक्टिकल कर कर देखा जा रहा है। ए की पावर यहाँ पर पता चला ए की पावर n1 है या नहीं है, पता चला n इस जितनी भी है उसको a कह दिया। b की पावर n2 है या कम है तो इसको अपने b कह दिया, और c की पावर n3 है या इससे कम है तो इसको क्या कह दिया, c कह दिया। यानी कि सैद्धांतिक इस समीकरण को देखकर अपने लिखते तो यहाँ पर n1 n2 n3 लिखते, लेकिन प्रयोग कर कर अपने देखा कि a की पावर कितनी आनी चाहिए, स्मॉल a, b की पावर कितनी आनी चाहिए, स्मॉल b, और c की पावर कितनी आनी चाहिए, स्मॉल c। तो रैट बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती का निशान हटाया, एक नियतांक लगा दिया, तो a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। तो ये तो क्या है, सिद्धांतिक वेग समीकरण है, और ये क्या है, प्रायोगिक वेग समीकरण है। हो सकता है ए का मान n1 हो सकता है कि b का मान n2 हो सकता है c का मान n3 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे कम हो सकता है कि शून्य हो। तो ये प्रयोग कर कर देखना पड़ता है। तो सिद्धांतिक वेग समीकरण कैसे लिखी जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण को देख कर लिखी जाती है वो सिद्धांतिक। प्रयोगशाला में अपने प्रयोग कर कर देखे तब जो समीकरण आती है उसको प्रायोगिक वेग समीकरण कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की वेग समीकरण है, सिद्धांतिक वेग समीकरण और प्रायोगिक वेग समीकरण।